नमस्कार, मैं अशोक खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। हनुमानगढ़ में किसान महापंचायत किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चंदूरी ने किया संबोधित। 12 फरवरी को हनुमानगढ़ श्री गंगानगर आ रहे राहुल गांधी, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने दी जानकारी। शहर में महिलाओं के लिए चलेंगी पिंक ई रिक्शा, ड्राइवर भी होंगी महिला, नगर परिषद की ट्रेनिंग। इस बार जिला स्तरीय विज्ञान मेले का वर्चुअल आयोजन। अब खबरें विस्तार से। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चंदूरी आज हनुमानगढ़ पहुंचे और जंक्शन धान मंडी में आयोजित किसान महापंचायत को संबोधित किया। दिल्ली में बैठे हजारों किसानों की समर्थन और तीनों कृषि कानूनों के विरोध में चंदूरी ने महापंचायत के दौरान मोदी सरकार को जन विरोधी बताया और कहा कि सरकार लगातार किसानों की अनदेखी कर रही है। आप खुद सुनिए गुरनाम सिंह चंदूरी को। आज हमारा देश जहाँ उत्तम खेती थी, माध्यम व्यापार था और नखित नौकरी बोला करते थे, आज खेती नखित हो गई है। खेती कोई करना नहीं चाहता। आज खेती करने वाले भूखों मर रहे हैं। आज खेती करने वाले कर्जे से दबके मर रहे हैं। पिछले 20 साल में 3.5 लाख से 4 लाख के बीच किसान 50,000 के 1 लाख के 2 लाख के कर्जे में आत्महत्या कर चुके हैं, क्योंकि बैंकों ने परेशान कर दिया, किसी को जेल भेज दिया, किसी की जमीन की तलब में कर। और इसी देश के अंदर 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ के कर्जे में एक भी आदमी न तो फांसी खाई और न जेल में गया। देश आजाद कराने में, कुर्बानियां देने में आगे आप हो और देश का पैसा कमाने में, देश का पैसा मारने में, देश के अमीर बनने में वो लोग दूसरे हैं। वो सारा पंजीपति कर गए। साथियों, अभी जो नए कानून बना दिए गए, इन कानूनों से आपकी खेती नहीं बचेगी। हमारे 65% लोग हैं आज, उसमें मंडी के आड़ती भाई भी साथ में है, उसमें छोटे व्यापारी भी साथ में है, उसमें हमारा मजदूर भाई भी साथ में है। जो भी खेती से जीवन गुजारा करता है, वो सारे भाई, उन सबका रोजगार खेती से है और उन सबका रोजगार छिनेगा। आज हम सबको मिलकर लड़ना होगा, चाहे वो आड़ती भाई है, चाहे वो मजदूर भाई है, वो व्यापारी भाई है, वो दुकान वाले भाई है, उन सबको मिलकर लड़ना होगा। और ये केवल खेती करने वालों का नहीं, ये खाने वालों का मसला उससे भी ज्यादा है। साथियों, इन कानूनों के बनने से हमारा सारा व्यापार, कृषि व्यापार, ये बता दूं आपको, ये जो कानून है ये कृषि कानून नहीं है, खेती कानून नहीं है। इनका खेती कानून नामकरण रखा गया। ये खेती व्यापार कानून है और टोटल खेती का व्यापार आगे कंपनियां करेगी। इन कानूनों के माध्यम से सारी खेती का बिजनेस कंपनियां करेंगी और जो अरबों खरबों का बिजनेस है, और कंपनियां कभी धर्मात्मा नहीं होती, कंपनियां मुनाफाखोर होती। कम से कम भाव पे खरीदेंगे, पैदा करने वाले को कुछ नहीं मिलेगा, और ज्यादा से ज्यादा भाव पे बेचेंगे। और जो खरीदेंगे वो हिंदुस्तान की मार्केट के हिसाब से नहीं खरीदेंगे। मोदी जी कह रहे हैं वन नेशन वन मार्केट। अगर वन नेशन वन मार्केट भी होती है तो अगर उत्तर प्रदेश का धान 1100 रुपये बिकता है, बिहार का धान 1100 रुपये बिकता है, तो राजस्थान का धान भी 1100 रुपये ही बिकेगा। संयुक्त किसान मोर्चा के हमारे किसान नेता, पूरे देश में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को चलाने वाले हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के हमारे साथी किसान नेता श्री गुरनाम सिंह चंदूरी जी आज हनुमानगढ़ आए। हजारों हजार हमारे इलाके के किसान साथी ने आज यहाँ पहुँच करके उनको सुना है और जो उन्होंने आंदोलन की आगामी रणनीति के बारे में हमें बताया है, उस रणनीति को हजारों हजार हमारे किसान साथी, पूरा इलाका उसको फॉलो करेगा। और आज यहाँ जितने भी हमारे हजारों हजार किसान साथी पहुँचे हैं, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद कि वो यहाँ पहुँचे और उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा के इस किसान महापंचायत को सफल बनाया। मैं उन सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ रिलायंस मॉल और हमारे जो टोल नाके उनको जो फ्री करवा रखा है, रिलायंस मॉल
पर जो हमारे नौजवान, हमारे जो यहाँ साथी बैठे हैं, उनका भी बड़ा आभार है कि वो पिछले लगातार 1.5 से 2 महीने से निरंतर यहाँ इस आंदोलन में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। तमाम साथियों का बहुत बहुत आभार। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चंदूनी किसान महापंचायत के बाद पत्रकारों से मुखातिब हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसान सरकार के खिलाफ तब तक सड़क पर रहेगा जब तक उनकी सुनवाई नहीं हो जाती। वहीं उन्होंने आगे की रणनीति को लेकर कहा कि एक रणनीति तो तय है कि किसान तब तक लड़ेगा जब तक कि इन कानून को रद्द नहीं किया जाता। इसके अलावा भी रणनीति संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में ही तय की जाती है। देखिए, रणनीति तो अभी संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग में होगी, लेकिन एक रणनीति पहले से तय है कि हमारा आंदोलन तब तक चलेगा जब तक सरकार हमारी बात नहीं मान जाती। हम घर को तब तक नहीं लौटेंगे जब तक सरकार हमारी बात नहीं मान जाती। और जो आंदोलन अभी सड़कों पे है वो सड़कों पे तो ऐसे ही रहेगा। इसके अलावा और भी हमारी रणनीतियाँ बदल सकती हैं, लेकिन वो संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक में ही होगा। जैसे हमने 1 तारीख को संसद कूच का प्रोग्राम किया था, लेकिन 26 तारीख की घटना के बाद वो कैंसिल करना पड़ा था। इस तरह के प्रोग्राम, या जैसे हमने 6 तारीख को पूरे देश के अंदर 3 घंटे के लिए हाईवे जाम करने का प्रोग्राम किया था, ऐसे कुछ प्रोग्राम आगे भी हमारे चलते रहेंगे। पत्रकारों से बातचीत में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने एक सवाल के जवाब में कहा कि सरकार अभी तक बीच का रास्ता तय करना चाह रही है, लेकिन किसान इन कानूनों को रद्द करवाना चाहता है। इसके अलावा दूसरा मुद्दा एमएसपी का है। जब एमएसपी तय होगी तो ये कानून खुद से ही खत्म हो जाएंगे। वहीं इन कानूनों को काला कानून बताने के साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार का मन काला है। इस दौरान उन्होंने सरकार के साथ हुई 11 दौर की वार्ता को लेकर भी जानकारी दी। वहीं आंदोलन को लेकर उनका कहना था कि यह आंदोलन 2024 तक भी चल सकता है। चित तो जैसे मैंने बताया है कि पत्थर बेशक आखिरी चोट से टूटता है, लेकिन पहले वाली चोटें बेकार नहीं गई। पहले वाली चोटें भी उसको कमज़ोर करती हैं। अब सरकार अड़ी हुई है और हठधर्मी दिखा रही है, और 11 मीटिंगों के बावजूद भी कोई अभी तक संतोषजनक उत्तर हमें नहीं मिला है। हाँ, गुमराह जरूर किया गया। और लेकिन जो हम आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन लगातार फैल रहा है। पहले पंजाब में था, हरियाणा में था, उसके बाद उत्तर प्रदेश में फैला, उत्तराखंड में फैला, मध्य प्रदेश में फैला, राजस्थान में फैला, और आज दक्षिण में भी जो है वो आंदोलन फैल गया है। और वहाँ भी जगह जगह धरने, प्रदर्शन और बहुत कुछ तरह का जुलूस हो रहे हैं। देखिए, अब वो पता नहीं, उन्होंने मेरे तो ख्याल से उन्होंने जैसे कोई मजाक कर देते हैं, वो बात है। रही तैयारी की बात, तैयारी तो हमारी 2024 तक की भी है। नहीं, उन्होंने अभी कोई हाल ही में हरियाणा के अंदर भी जो खाप पंचायत का जो हुआ था, वहाँ भी उन्होंने कहा कि आंदोलन ये अक्टूबर तक चलेगा। मैं बता रहा हूँ ना कि अक्टूबर तक ना मानी, फिर क्या हम आंदोलन बंद कर देंगे? अगर अक्टूबर तक बात ना मानी तो कोई हम आंदोलन बंद थोड़ा ही कर देंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान राकेश टिकैत द्वारा आंदोलन बेचे जाने की बात पर उनका कहना था कि बीजेपी का आईटी सेल काफी मजबूत है, इसलिए पुराने वीडियो को वायरल कर किसान आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। किसान संयुक्त मोर्चा एकजुट है और एकजुट ही रहेगा। वे संयुक्त मोर्चा से ही बात कर रहे हैं। तो मेरा जो बयान की बात कर रहे हैं ना, अब समस्या ये है कि बीजेपी का आईटी सेल बहुत तकड़ा है, ये तो मानना पड़ेगा। वो कई महीने पहले की वीडियो है और वो अब डाल दी। अब वो अभी वही चल रही है, और हालांकि मैंने उसके बाद बयान दे के दूसरी वीडियो जारी कर दी, मीडिया में भी कर दी, लेकिन वो नहीं चली, ये बहुत चल रही है। तो विवाद की वजह क्या है? बयान आप बता दीजिए अभी क्या है जी, अब वाला बयान क्या है जो आप चलाते हैं? नहीं, मैंने उसमें स्पष्ट कर दिया कि ये वीडियो पुरानी है। अभी हम संयुक्त मोर्चे में काम कर रहे हैं, इकट्ठे काम कर रहे हैं, कोई डिस्प्यूट नहीं है, सब आंदोलन लड़ रहे हैं। और क्योंकि अब हम एक ही मंच से बात कर रहे हैं, जब एक मंच से बात कर रहे हैं और किसान मोर्चे की बात सभी मान्य कर रहे हैं, तो फिर अब उसमें डिस्प्यूट नहीं है। ये कई महीने पहले की वीडियो। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान चंदूनी ने महापंचायत का मकसद बताते हुए कहा कि अफवाहों को खत्म करने के लिए वे किसानों से संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि इस आंदोलन को कभी पंजाब के आंदोलन का नाम दिया गया तो कभी हरियाणा ने इससे इनकार किया। लेकिन ये आंदोलन किसी जाति, धर्म, किसी राज्य का नहीं है। ये किसान आंदोलन है और इसे पूरे देश में फैलाया जा रहा है। मैं बात में देखिए, इस सरकार ने हमें धर्म के नाम पर और जातियों के नाम पर
इलाकों के नाम पे बांटा, लेकिन हम सबको जोड़ने की बात कर रहे हैं। इस आंदोलन में कुछ प्राप्त हो ना हो, लेकिन भाईचारा प्राप्त हो गया देश को। आज हम सभी जातियों के लोग, सभी धर्मों के लोग एक मंच पे इकट्ठे हैं, और जो हमारा मुस्लिम भाईचारा है वो देश की बड़ी आबादी है, उसको इस आंदोलन में शामिल किया। और कल बहुत बड़ी पंचायत मेवात के अंदर हुई, जिसमें बड़ी भारी संख्या में जो है मुस्लिम भाई इकट्ठे हुए और उन्होंने हर तरह से आंदोलन में सहयोग करने का वादा। प्रेस वार्ता के दौरान ही उन्होंने मीडिया को लेकर भी चुटकी, जिसमें उनका साफ कहना था कि मीडिया में अंबानी और अडानी के चैनल हैं जो केवल किसान विरोधी बात कर प्रचार करते हैं। इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि टिकैत का पुराना वीडियो वायरल हुआ, वो भी न्यूज चैनल के जरिए। इसके लिए मीडिया ने कोई जवाब हमसे नहीं मांगा। सोशल मीडिया बंद, नेट बंद, इसलिए किसानों से संपर्क करने के लिए उन्हें खुद निकलना पड़ रहा है। देखिए, अब फिर बात आपके ऊपर आ जाएगी। अब 33-34 चैनल है अंबानी के, 50 चैनल है अडानी के, सुभाष चंद्रा के 100 से ज़्यादा। चैनलों को अलग कर वो नहीं अलग कैसे कर दें? वो हमारी इतनी सी बात होती है और इतनी बढ़ा के बताते हैं। जो हमारे विरुद्ध होती है और जो हमारे पक्ष में होती है वो दिखाते ही नहीं है। और अब जैसे ये वीडियो की भी बात की थी, अरे कितने पुरानी वीडियो और अब उठा के डाल दी और वो चैनलों पे चला दी। मेरे से नहीं पूछा, भाई बताओ, भाई पूछ लेना, वो चैनलों पे चला दी। तो वो प्रचार को काटने का हमारे पास क्या साधन है? हमारे पास है आप जैसा मीडिया और सोशल मीडिया। और वो सोशल मीडिया का भी नेट बंद कर दिया हरियाणा के 17 जिलों में। तो बताइए कैसे कहें अपनी बात? 26 जनवरी को हुए हंगामे को लेकर उन्होंने कहा कि ये सोची समझी साजिश थी। केसरी झंडा फहराने वालों को भी बीजेपी की साजिश करार दिया। उन्होंने घटना पर अति खेद जताया और कहा कि झंडा फहराने वाले की तस्वीर बड़े बड़े बीजेपी नेताओं के साथ देखी गई है। अति खेद है, और हमारा लाल किले पे जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था और जाके झंडा फहराने का तो कोई सवाल ही नहीं था। और अगर फहराना था, कोई जोश था और वो ईमानदार था, तो फिर वहाँ तिरंगा भी तो फहरा सकता था। अगर तिरंगे की जगह उसने केसरी झंडा फहराया तो कहीं ना कहीं बीजेपी से मिला हुआ था, और बीजेपी के साथ अमित शाह और प्रधानमंत्री के साथ फोटो बंदे की, और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? दंगे करवा दिए तुरंत। तो अगले दिन उन्होंने हमारे पुतले फुड़कवाना शुरू कर दिए, अगले दिन पंजाब की ट्रालियाँ के उनके बट्टे मरवाना शुरू कर दिए। और एक शरारत और इससे भी अगली, वो केसरी झंडा था, वो धार्मिक निशान था, उसको खालिस्तानी बता दिया गया। वो खालिस्तानी निशान नहीं था, वो केसरी झंडा था, सेवा का झंडा था, कुछ नहीं। अभी हनुमानगढ़ जिले में राहुल गांधी आ रहे हैं 12 तारीख को, किसानों की सभा कर, उसको कैसे देखते हैं आप विपक्ष? देखो, मेरा तो उनसे कहना ये था, अगर मेरे निजी विचार पूछें कि राजनीतिक पार्टियां लोगों के वोट लेती हैं, देश पे राजनीतिक पार्टियों को ही करना है। ये देश उनका भी है, ये देश बीजेपी का घरसारू नहीं है, ये देश राजनीतिक पार्टियों का भी है। और देश को बचाना उनकी असली जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेवारी तो बहुत कम है। असली जिम्मेवारी तो उन्हीं की बनती है। जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं मेरी समझ से भी कमज़ोर है। उनको बहुत ज़्यादा तेज़ी पकड़नी चाहिए, उनको तो हर तरह से आंदोलन करना चाहिए, अनशनों पे बैठ जाना। जो काम हम कर रहे हैं इससे हमारे से ज़्यादा उनको करना चाहिए। तो मैं तो उनसे ये उम्मीद करूँगा कि उनको अब भी वक्त है कि इस देश को बचाने के लिए उनको बहुत बड़ा आंदोलन देश में शुरू करना चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मोदी सरकार किसानों के वोट से बनी थी, लेकिन काम पूंजीपतियों के नोट के लिए कर रही है। गोविंद डोटासरा 12 फरवरी को हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर आ रहे राहुल गांधी के कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए रविवार को हनुमानगढ़ आए थे। उन्होंने विधायक आवास पर बैठक करते हुए किसान आंदोलन के समर्थन में हनुमानगढ़ आ रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सभा को लेकर बताया और मोदी सरकार द्वारा पारित कृषि कानूनों का विरोध किया। डोटासरा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किस तरह से किसानों के साथ अत्याचार कर रही है, यह 70 दिन से चल रहे किसान आंदोलन से स्पष्ट हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश का अन्नदाता 70 दिनों से दिल्ली में बैठा है, मगर मोदी सरकार उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि तीनों कानूनों को किसी भी संगठन और किसानों ने कोई मांग। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से किसानों के साथ है और साथ ही रहेगी। तीनों कानूनों के विरोध में राहुल गांधी राजस्थान में किसानों के समर्थन में आंदोलन का बिगुल बजाने आ रहे हैं। इस दौरान 2 जगह बड़े कार्यक्रम होंगे और किसानों के साथ वार्ता भी की जाएगी। डोटासरा ने बताया कि पदमपुर और पीलीभीत मंडी में 2 जगह सभा होगी। इसके साथ ही किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसे राहुल गांधी संबोधित करेंगे।
और आज 70 दिन से अधिक समय से किसान धरने पे बैठा है, प्रदर्शन कर रहा है, उससे बात नहीं कर रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं किसान की एक भी व्यक्ति ने इस किसानों के लिए जो 3 काले कानून लाए मोदी जी, उनके लिए किसी ने मांग नहीं की, किसी जनप्रतिनिधि ने मांग नहीं की, किसी किसान संगठन ने मांग नहीं की, तो आप तीनों काले कानून थोपने के ऊपर अड़े क्यों हो? लेकिन ये मोदी सरकार गूंगी बहरी सरकार है, ये नहीं सुन रही है। ये किसान के बोर्ड से बनी थी, लेकिन उद्योगपतियों के नोट के लिए काम कर रही है। राहुल जी पहले दिन से कह रहे हैं, जब NDA 1 बनी थी तो भूमि अधिग्रहण कानून, जिसमें बीजेपी की भी सहमति थी, हिंदुस्तान के तमाम पॉलिटिकल संगठन, पॉलिटिकल पार्टियां सहमत होकर के एक मत से जो कानून पारित किया था, उस कानून को उन्होंने बदलने के लिए उद्योगपति मित्रों के लिए चाहा, लेकिन राहुल जी खड़े रहे और किसानों के साथ संघर्ष किया और अंत में जीत किसान के संघर्ष की और राहुल गांधी जी के जो किसान के साथ देने की जीत हुई और उसके कारण से उनको वो वापस भूमि अधिग्रहण कानून संशोधन नहीं कर पाए। अब जब NDA 2 बनी तो दोबारा इस तरीके से किसानों के ऊपर, उनके पेट के ऊपर अन्नदाता के लात मारने का काम मोदी सरकार कर रही है। आज 70 दिन से किसान धरने पे हैं, इसलिए राहुल जी चाहते हैं कि मैं किसानों के साथ पहले दिन से खड़ा हूं, किसानों के साथ खड़ा रहूंगा। जब भी किसान को जरूरत हुई है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उसका साथ दिया है और किसान ने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है। इसलिए राहुल जी आ रहे हैं राजस्थान में बिगुल बजाने के लिए कि इन तीनों काले कानूनों को मोदी सरकार जब तक वापस नहीं लेगी, वो किसान के साथ कंधे से कंधा मिला करके खून पसीने से अपनी समर्थन देने के लिए तैयार है। राहुल जी आएंगे और वही कार्यक्रम हम चेकआउट कर रहे हैं। 2 जगह बड़ी मीटिंग करेंगे और बाकी जो किसानों से मिलने का और कार्यक्रम जो है वो है ही है। देखिए, एक हमने अभी जो तय किया है उसमें एक पदमपुर मंडी का कार्यक्रम कर रहे हैं, एक पीलीबंगा मंडी का कार्यक्रम कर रहे हैं। 12 को आएंगे, 13 को दूसरा राजस्थान में कई कार्यक्रम होगा, उसका भी हम लोग अभी फाइनल कर रहे हैं कहाँ प्रोग्राम। कोविड-19 के कारण इस बार जिला स्तरीय विज्ञान मेला वर्चुअल माध्यम से फोर्ट स्कूल में विज्ञान मेले का शुभारंभ हुआ। जिला स्तरीय विज्ञान मेले में क्विज, मॉडल, सेमिनार आदि प्रतियोगिताओं के अंतर्गत 175 विद्यार्थी शामिल हुए। इसकी तैयारी विभाग ने पहले से ही पूरी कर ली थी। एडीयू रणवीर शर्मा ने बताया कि मेले में संबंधित विद्यालय में अध्ययनरत संभागी छात्रों को संस्था प्रधान या मार्गदर्शक शिक्षक अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से शिक्षा सेतु ऐप डाउनलोड कर इंस्टॉल करती थी। शिक्षा सेतु ऐप के माध्यम से ही संभागी छात्रों को निर्धारित समय और दिनांक को भाग लेने के लिए निर्देश जारी किए गए थे। जिला शिक्षा अधिकारी तेजस सिंह गदराना ने बताया कि जिला स्तर पर विभिन्न वर्चुअल प्रतियोगिताओं के लिए एक निर्णायक मंडल का गठन किया गया, जो 3 दिवस पर विभिन्न प्रतियोगिताओं को केंद्रीकृत कर वर्चुअल प्रणाली में अवलोकन करते हुए निर्णय करेगा। इस जिला स्तरीय विज्ञान मेले की वर्चुअल प्रतियोगिताओं के अंतर्गत समस्त सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों ने भाग लिया। मॉडल प्रतियोगिता के अंतर्गत जूनियर वर्ग में कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थी तथा सीनियर वर्ग में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी और सेमिनार प्रतियोगिता के अंतर्गत कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी और क्विज प्रतियोगिता के अंतर्गत 6 से 8 तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर आने वाले संभागियों का राज्य स्तर के लिए चयन किया जाएगा। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जयपुर में होगी। आपको पता है कि कोविड एडवाइजरी के दृष्टिगत विज्ञान मेले का आयोजन इस बार वर्चुअल मोड पर किया जा रहा है, तो ये हमारे लिए नई बात है और सभी के लिए सीखने की बात भी है। मेरा सभी प्रतिभागी जो है उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि निष्पक्ष आयोजन के लिए आपको ग्रुप्स में मैसेज दिया गया है कि आप सभी अपने पीओ विद्यालय में उपस्थित हो। किस तरह से मैनेज करते हैं, तो जैसे भी आपको ग्रुप के माध्यम से जिस प्रतियोगिता के लिए जिस तरह के दिशा निर्देश प्रदान किए जाते हैं, रूम कोड आपको बताया जाता है, प्रतिभागियों के कोड आपको बता दिए जाएंगे, तो उसी हिसाब से आप अपने प्रतिभागी को, विद्यार्थी को ऑनलाइन अपना प्रदर्शन प्रस्तुत करने के लिए तैयार रखेंगे और उसकी व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे कि वो बच्चा अपना प्रेजेंटेशन ऑनलाइन अच्छे तरह से दे पाए, ताकि जजेस के द्वारा जो उसका मूल्यांकन किया जाना है वो सही तरीके से हो पाए। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फोर्ट टाउन में
जो है जिला स्तरीय विज्ञान मेला 2021 ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है। इसमें जो भी प्रतिभागी हैं वो अपने स्कूल से ही ऑनलाइन जुड़ेंगे। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद जयपुर के उदयपुर के तत्वावधान में ये मेला किया जा रहा है। जैसा कि आपको भी बताया गया, इसमें 175 जो प्रतिभागी ऑनलाइन भाग ले रहे हैं। हमने यहाँ सारी जो व्यवस्थाएं की हुई हैं, प्रत्येक परामर्श के लिए निर्णायक मंडल घोषित किए हुए हैं। आज उनका चुनाव होगा और जो भी बच्चे इसमें फर्स्ट आएंगे वो आगे जाकर जयपुर में जो राज्य स्तरीय मेले में भाग लेंगे। शहर में महिलाओं और बालिकाओं के लिए अलग से ई रिक्शा चलेंगे। इनमें ड्राइवर भी महिलाएं ही होंगी। ये ई रिक्शा पिंक कलर की होंगी। नगर परिषद में संचालित दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत पिंक ई रिक्शा प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया, जिसका शुभारंभ सोमवार को सभापति गणेश राज बंसल, आयुक्त पूजा शर्मा, निर्माण समिति के अध्यक्ष सुमित टंडवा, उप सभापति अनिल खिच्चड़, अमित सिहाग, मैनेजर इको बैंक ने किया। स्काई चल पर देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। सभापति ने बताया कि प्रोजेक्ट के तहत शहर की महिलाओं को पिंक ऑटो रिक्शा उपलब्ध करवाए जाएंगे। हनुमानगढ़ प्रदेश में दूसरा ऐसा शहर होगा जहां पिंक ई रिक्शा चलेंगे। पिंक ई रिक्शा से न सिर्फ इन महिलाओं को आजीविका मिलेगी, बल्कि स्कूल कॉलेज जाने वाली बच्चियों के अभिभावकों और महिलाओं की रोज शहर में यात्रा करते वक्त होने वाली असुरक्षा की भावना भी दूर होगी। सभापति ने बताया कि पिंक ई रिक्शा प्रोजेक्ट के लिए महिलाओं से निःशुल्क आवेदन लिए जाएंगे। इन महिलाओं को DNULM योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जाएगा। प्रत्येक स्वयं सहायता समूह में 10 महिलाएं होंगी। योजना के तहत पूर्व में बने हुए स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं भी इसका हिस्सा बन सकेंगी। इन महिलाओं को ऑटो रिक्शा चलाने का प्रशिक्षण भी निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद इन महिलाओं के ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाएंगे। ऑटो रिक्शा खरीदने के लिए योजना अंतर्गत 1,55,000 रुपए का ऋण बैंकों के माध्यम से अनुदानित ब्याज दर 7% वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि शहर के मुख्य स्थान जहां महिलाओं और बच्चियों का ज्यादा आना जाना रहता है, मुख्य बाजार, बस स्टैंड के पास, कॉलेज के पास ई रिक्शा स्टैंड बनाए जाएंगे ताकि इन ई रिक्शा की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। योजना के तहत 18 से 35 वर्ष तक की महिलाएं टाउन स्थित नगर परिषद कार्यालय की कमरा नंबर 8 में आवेदन कर सकती हैं। इस मौके पर आयुक्त पूजा शर्मा ने ई रिक्शा में सवारी कर योजना का शुभारंभ किया। सभापति मेरे बड़े भाई गणेश राज जी बंसल ने महिला सशक्तिकरण के लिए एक योजना को तैयार किया, जिसके तहत महिलाओं को ई रिक्शा, पिंक ई रिक्शा देकर उनकी आजीविका को सुचारू रूप से चलाने का एक प्रोग्राम तैयार किया और उस रिक्शा को महिला चलाएंगी और उसमें महिलाएं ही बैठेंगी। बहुत ही अच्छा कदम सभापति जी द्वारा इस शहर के लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं उनको। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत नगर परिषद हनुमानगढ़ द्वारा 2 पिंक रिक्शा महिलाओं के लिए महिला ही ड्राइवर होंगी आज भेंट करके शुरुआत करवाई गई है, जिसमें 1.5 लाख रुपए के ये ई रिक्शा बने हैं, जिनमें बैंक से, यूको बैंक से लोन करवाया गया है एवं 25,000 रुपये प्रत्येक रिक्शा के लिए मेरे द्वारा भेंट किए गए हैं। ये जो ई रिक्शा है ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए अच्छे रहेंगे एवं महिलाओं के जो रोजगार का साधन है वो भी बना रहेगा एवं जो इसमें सवारी बैठेगी उस महिलाओं में भी सुरक्षा की भावना रहेगी। मैं इन दोनों महिलाओं को साधुवाद देता हूं एवं यह शुभकामना देता हूं कि वो अपनी आजीविका इसमें चलाएं एवं महिलाओं की सुरक्षा में भी विशेष ध्यान रखें। योजना बनाई गई है और NRLM के थ्रू ई रिक्शा, NRLM के थ्रू तो वैसे तो महिलाओं के ग्रुप भी बन रहे हैं, महिला शक्तिकरण के नाम से आगे बढ़ाना महिलाओं को, तो उसके तहत ये शुरुआत हुई है। और अभी मैं बधाई देना चाहता हूँ यूको बैंक के मैनेजर को जो अमित सिहाग है, तो कहते हैं कारवां जुड़ता जाएगा, तो अभी शुरुआत हुई है। और सारे बैंक देखते ही देखते आप ये देखोगे कि कितने सारे ये जो ई रिक्शा या जो भी है ना आपको इसमें दिखाई देंगे। पिंक ई रिक्शा योजना के तहत जंक्शन की भगवंती और टाउन की राजकुमारी को पिंक ई रिक्शा दिया गया है। इस मौके पर सभापति गणेश बंसल ने 25-25 हजार रुपए दोनों संचालकों को भी दिए। मैं भागवंती हनुमानगढ़ टाउन से और मुझे पिंक ई रिक्शा मिला है।
इसमें मैं नगर पालिका का, यूको बैंक का, चेयरमैन साहब का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मेरा परिवार को जो मैं बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रही थी उसका मेरे को एक साधन मिल गया और मैं अब उसका भरण पोषण अच्छे से कर सकूँगी। राज्य सरकार के आदेशों के बाद लंबी छुट्टियों के बाद सोमवार से कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के भी स्कूल खुल गए। इन कक्षाओं के विद्यार्थी कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए स्कूल पहुंचे। कोरोना महामारी के चलते मार्च से बंद पड़े स्कूल अब खुलने से सोमवार को विद्यालय पहुंचे 6वीं से 8वीं तक के विद्यार्थी काफी उत्साहित नजर आए। इससे पहले 18 जनवरी से कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों की कक्षाएं भी चल रही हैं। सुबह 10:30 बजे जब बच्चे स्कूल पहुंचे तो उनके चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। राज्य सरकार के आदेशों के बाद लंबी छुट्टियों के बाद सोमवार से कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के स्कूल भी खुल गए। स्कूल पहुंचने पर बच्चों के हाथ धुलवाने, सैनिटाइज करने के साथ मास्क को लेकर विशेष ध्यान रखा गया। उन्होंने स्कूल के मुख्य द्वार पर सैनिटाइज होने और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही प्रवेश दिया गया। सभी बच्चे मास्क लगाकर पहुंचे। क्लास में भी सोशल डिस्टेंस का पालन किया गया। स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी विद्यालयों का निरीक्षण किया। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक हंसराज जाजेवाला व ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुखविंदर सिंह ने टाउन स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने कक्षा में विद्यार्थियों को कोरोना 19 के खतरे को ध्यान में रखते हुए रखी जाने वाली सावधानियों से भी अवगत करवाया। बच्चों को बताया गया कि वे अपने सहपाठी से दूरी बनाकर रखें, मास्क का प्रयोग करें और कक्षा से बाहर आते समय हाथों को सैनिटाइज करें। गौरतलब रही कि कोरोना के चलते प्रदेश में मार्च महीने से स्कूल बंद थे। कोरोना ने सबसे ज्यादा स्कूलों को ही प्रभावित किया। कोरोना का प्रकोप कम होने के साथ ही वैक्सीन आने के चलते प्रदेश में एक बार फिर से स्कूलों को खोलने का फैसला किया गया। 18 जनवरी से कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को शुरू किया गया तो सोमवार से कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के स्कूलों को खोलने का फैसला किया गया है। स्कूल खोलने से पहले रविवार को अभिभावकों और टीचरों के साथ एक मीटिंग का भी आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षकों ने बताया कि बच्चों को इस महामारी से बचने के लिए कोरोना गाइडलाइन की पालना किस तरह की जानी है। दरअसल प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब काफी हद तक काबू आ चुका है। हालांकि खतरा बरकरार है। यही कारण है कि लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। वहीं पूरे प्रदेश समेत देश में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो चुका है, जो नई उम्मीद बांधता है। इसके चलते स्कूलों को दोबारा खोलने का कदम उठाया गया है। वहीं हनुमानगढ़ के लिए ये सुखद बात है कि जिला पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो चुका है। अब जिले में कोरोना का एक भी एक्टिव केस नहीं है। पूर्व में पॉजिटिव मिले सभी मरीजों की रिपोर्ट भी नेगेटिव आ चुकी है। जिले में 24 जनवरी को अंतिम कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला था, जिसकी नियमित सार संभाल चल रही है। इस मरीज की रिपोर्ट भी नेगेटिव आ चुकी है। तो अभी आपने देखा है कि आज से 6 से 8वीं कक्षाएं आ चुकी हैं, तो आपके छोटे भाई बहन है और उनकी ज्यादा केयर करने की जरूरत है, क्योंकि वो उतना ध्यान नहीं रख पाते। आपको उनको बताना है, जो अभी सर ने बताया है आपको कि किस प्रकार से आपने अपने फुट सैनिटाइजर का प्रयोग करना है। कापी किताब दूसरे के साथ शेयर नहीं करनी। पहले लेते हैं ना, होमवर्क करना है, मेरी कापी दे दे, नहीं अब अपना अपना काम करना है, ठीक है ना। उनका ज्यादा ध्यान रखना है। अभी काफी नुकसान झेलाया आपने, अब और नुकसान नहीं झेलना, क्योंकि कोई भी लापरवाही दोबारा स्कूल बंद हो सकता है। अब कोई लापरवाही विभाग के निर्देशानुसार आज 6 से 8 क्लास जो है वो शुरू हो गई है। और आज हमने जो है ये राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ टाउन में जो है क्लास का निरीक्षण किया, तो सभी छात्राएं जो है वो कोविड गाइडलाइन की जो विभाग ने SOP जारी की है उसकी पालना करते हुए जो है पाए गए। सभी बच्चियों ने जो है मास्क लगा रखे हैं और बाहर जो है सैनिटाइज़र जो है रखा उसका भी जो है वो प्रयोग कर रहे हैं। और हमने भी जो है वो बच्चों को जो है SOP विभाग ने जारी की है उसकी पालना के लिए जो है सबको निर्देशित किया है, ताकि इस महामारी से बचा जा सके। कोरोना काल के चक्कर में काफ़ी दिनों तक हम स्कूल नहीं आ पाए। आज स्कूल लगा तो हमें बहुत खुशी हो रही है और हमारी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करवाई जा रही है। यहाँ पर अभी जो सर आए थे उन्होंने ये जानकारी दी है कि किसी को भी अब कॉपी किताबें शेयर नहीं करनी और किसी का भी लंच नहीं खाना है और मास्क लगा के आना है। टाउन की नई धान मंडी स्थित पंचमुखी श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में हुई चोरी के मामले में गिरफ्तार तीसरे आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने चुराई गई नकदी में से 20,120 रुपए और बरामद कर लिए हैं। सोमवार को रिमांड अवधि समाप्त होने पर टाउन पुलिस ने आरोपी साहिल खान को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया।
दिनांक 28 जनवरी 2021 को विपिन बिहारी पंडित लक्ष्मी नारायण मंदिर पुजारी ने प्रकरण दर्ज करवाया था कि दिनांक 27-28 की रात्रि को 3 अज्ञात चोरों ने मंदिर में घुसकर मंदिर के ताले तोड़कर 5 दान पात्रों से नकदी चुरा ली है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया गया और श्रीमान SHO साहब द्वारा उच्चाधिकारियों के निर्देशन पर एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा पूर्व में दिनांक 3 फरवरी 2021 को 2 मुलजिम गिरफ्तार किए गए और उनकी दोनों मुलजिमों से 5-5 हज़ार रुपये नकद बरामदगी की गई और इसके बाद तीसरे मुलजिम को दिनांक 5/2/21 को गिरफ्तार कर लिया गया। तीसरे मुलजिम साहिल खान से 20,120 रुपये की बरामदगी हुई है। इस प्रकार प्रकरण में कुल 30,120 रुपये बरामद किए जा चुके हैं। प्रकरण में साहिल खान मुलजिम को न्यायालय पेश कर न्यायिक अभिरक्षा भी। श्री राम मंदिर निर्माण के लिए वार्ड 15 में घर घर से धनराशि एकत्र की गई। यह कार्य पूर्व उप सभापति पार्षद नगीना बाई के नेतृत्व में किया गया। उन्होंने बताया कि वर्षों बाद श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसलिए सभी धर्मों के लोगों से घर घर जाकर धनराशि इकट्ठा की जा रही है ताकि इस पुनीत कार्य में सभी सहयोग करें। जय जय श्री राम, जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम, जय श्री राम। आज हमारे वार्ड नंबर 15 में जैसे बहुत ही वर्षों बाद राम मंदिर निर्माण हो रहा है, इसमें हम घर घर जा कर के सभी धर्मों से जो भी धनराशि है, चंदा है, जैसा भी है वो कर रहे हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर के लिए सबसे बड़ा धर्म है और सबसे बड़े पुण्य का काम है। इसलिए हम आज वार्ड के अंदर सारे कार्यकर्ता वार्ड के इकट्ठे होकर के और घर घर जा कर के ये धनराशि ले रहे हैं। हम पंजाबी खत्री सभा हनुमानगढ़ की बैठक जंक्शन स्थित सेवानिवृत्त तहसीलदार अशोक खत्री के निवास पर हुई। बैठक में खत्री समाज को मजबूती प्रदान करने, वार्षिक जमा खर्च, प्रतिमाह प्रत्येक सदस्य सहयोग राशि, तहसील स्तर पर इकाई का गठन और नई कार्यकारिणी गठन आदि विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में समाज के सभी खत्री बंधुओं ने अपने अपने विचार प्रकट किए। सेवानिवृत्त तहसीलदार अशोक खत्री ने कहा कि समाज को एकजुट करने के लिए प्रत्येक माह दूसरे रविवार को बैठक का आयोजन किया जाएगा और आगामी बैठक में अध्यक्ष का चुनाव कर नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। पंजाबी खत्री सभा हनुमानगढ़ की एक बैठक सेवानिवृत्त तहसीलदार अशोक जी खत्री के निवास अपनी खुंजा पर हुई, जिसमें समाज को मजबूती प्रदान करने और नई कार्यकारिणी गठन पर सभी खत्री बंधुओं ने अपने अपने विचार प्रकट किए। आगामी बैठक में नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा, साथ ही साथ संगठन को मजबूती प्रदान करने पर भी बल दिया जाए। बाइक चोरी के करीब 2.5 माह पुराने मामले में कार्रवाई करते हुए टाउन पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी चोरीशुदा बाइक पर ही जा रहा था कि पुलिस ने उसे दबोच मोटरसाइकिल बरामद कर ली। जांच अधिकारी ASI जसकरण सिंह ने बताया कि महमूद अली निवासी ढालिया ने 20 नवंबर 2020 को शाम को उसकी बाइक स्प्लेंडर प्लस हिसारिया मार्केट से चोरी होने के संबंध में मामला दर्ज करवाया था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने यह कार्रवाई की और टीपी रोड स्थित रेलवे स्टेशन के पास युवक को बिना नंबरी बाइक के साथ जाता देख रोका गया। पूछताछ में इस युवक ने बाइक को हिसारिया मार्केट से चुराने की बात भी स्वीकारी। इस पर मौके से सुधीर जाट निवासी शेरेका को गिरफ्तार कर चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद कर ली। पूछताछ में आरोपी सुधीर ने बताया कि इधर जाने के लिए उसे वाहन की जरूरत थी, इसलिए उसने बाइक चोरी कर ली। जांच अधिकारी के अनुसार कोई पहचान न ले इसके लिए नशेड़ी प्रवृत्ति के आरोपी सुधीर जाट ने चुराई बाइक का हुलिया बदल रखा था, दोनों नंबर प्लेट भी हटा दी थी। करीब 2.5 माह पहले ही वह चोरीशुदा बाइक पर इधर उधर घूमता रहा। सोमवार को आरोपी को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया। महमूद पुत्र अब्दुल समद निवासी गांव ढालिया ने 27/11/2020 को थाना पर रिपोर्ट दी थी कि दिनांक 20/11/2020 की शाम को उसका मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस हिसारिया मार्केट हनुमानगढ़ टाउन से चोरी हो गया है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा था।
और आज सुधीर पुत्र साबराम जाति जाट निवासी शेरेकां के कब्जा से मुकदमा हाजा में चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद किया गया है और जिसमें अनुसंधान किया जा रहा है। इसको पूर्व में कोई मुकदमा है इसके ऊपर? उसमें यह पुलिस थाना टिब्बी क्षेत्र का रहने वाला है, उससे पुलिस थाना टिब्बी से रिपोर्ट ली जाएगी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।